आज के समय में पाकिस्तान को मिलने वाली कोई भी आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। ये बयान है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिन्होंने आईएमएफ समेत पूरी दुनिया को चेताया है और बताया भी है कि किस तरह से पाकिस्तान मदद के नाम पर पैसा लेता है और उसका इस्तेमाल आतंकी तैयार करने में करता है। राजनाथ सिंह ने चेतावनी भी दी कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर मात्र है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो सवाल ये कि पिक्चर रिलीज कब होगी? क्या भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? और आईएमएफ का क्या मसला है? क्यों बार बार आईएमएफ पाकिस्तान को उधार दे रहा है? पाकिस्तान के झूठ और दुष्प्रचार का पर्दाफाश करने के लिए क्या मोदी सरकार असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर को दूसरे देशों में भेजने की तैयारी कर रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे खबरगांव समाचार में। साथ ही ये भी बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई उस सुनवाई के बारे में जिसमें यह दावा किया गया कि भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को बीच समुद्र में केवल लाइफ जैकेट देकर छोड़ दिया, और पानी के लिए क्यों आपस में लड़ रहे हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली खबरों का शो खबरगांव समाचार। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात करेंगे 5 खबरों पर। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मामले पर हुई सुनवाई से, और फिर विस्तार से बात करेंगे आईएमएफ की पाकिस्तान को दी गई टेरर फंडिंग पर, जिसका दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार निर्वासित करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने करीब 40 रोहिंग्याओं को समुद्र में केवल लाइफ जैकेट के साथ छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई। कहा कि जब देश कठिन समय से गुजर रहा है, आप लोग काल्पनिक कहानियां लेकर कोर्ट चले आ रहे हैं। याचिकाकर्ता जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं ने दावा किया था कि 7 मई को दिल्ली पुलिस ने उनके साथ के लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें अलग अलग कैद करके रखा। हिरासत में लिए लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बाद में उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया और फिर नौसेना के अधिकारियों ने उन्हें केवल लाइफ जैकेट के साथ इंटरनेशनल वाटर्स में छोड़ दिया। बीच समुद्र में छोड़े जाने के बाद ये शरणार्थी तैरकर किनारे पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि वो म्यांमार में हैं। इन लोगों में से एक ने किसी तरह से दिल्ली में मौजूद अपने रिश्तेदारों को कॉल कर पूरी कहानी सुनाई। ऐसा दावा याचिकाकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इन रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लाने की मांग की थी। साथ ही ये भी मांग की थी कि ऐसे रोहिंग्याओं पर कोई कार्रवाई ना की जाए जिनके पास संयुक्त राष्ट्र से यूएनएचसीआर कार्ड मिला हुआ है। वो शरणार्थी हैं और उनके मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाएं। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंसाल्वेस से कहा, यह बहुत खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी है। हर दिन आप नई कहानी लेकर आते हैं। इस कहानी का क्या आधार है? आपने जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि के लिए क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या उन्हें किसी ने देखा? किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है? याचिकाकर्ता कहां थे? इस पर गोंसाल्वेस ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके रिश्तेदार का फोन कॉल आया था जिसकी रिकॉर्डिंग है। सरकार इसकी जांच करा सकती है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जो दिल्ली में है वो अंडमान तट से जबरन छोड़े जाने की पुष्टि कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाकई आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो पहले ठोस जानकारी जुटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन स्पष्ट कहा है कि बिना ठोस प्रमाण के इस तरह के गंभीर आरोपों पर सुनवाई नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज पहुंचे। यहां उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने न केवल इन हमलों को नाकाम किया बल्कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया, और इसमें भुज एयरफोर्स स्टेशन ने अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों से मुलाकात करने के बाद आज राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस का दौरा किया। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले जवानों से मुलाकात की। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, वो भी बिना बॉर्डर क्रॉस किए। उन्होंने कहा कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है। ये हमने साबित भी कर दिया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है।
और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत भी पूरी दुनिया ने देखी है। भारत में बने हथियार अचूक और अभेद्य हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तक जो हुआ वो ट्रेलर मात्र था। जब सही समय आएगा तब पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आगे राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईएमएफ से मिल रही फंडिंग पर भी सवाल उठाया और इसे टेरर फंडिंग बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान फिर से इसे दोबारा खड़ा करने में लग गया है। पाकिस्तान सरकार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देगी, जो कि यूएन से घोषित एक आतंकी है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मुरीद के और बहावलपुर में आतंकियों के जिन ठिकानों को भारत ने तबाह किया उसे दोबारा खड़ा करने में पाकिस्तान सरकार मदद कर रही है और इसमें आईएमएफ से मिलने वाले $1 बिलियन के फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इसे आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं माना जाएगा? वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि आज के समय में पाकिस्तान को मिलने वाली कोई भी आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। यानी जो भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दे रहा है वो आतंकियों को फंड कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईएमएफ की फंडिंग पर भारत के स्टैंड को दोहराया कि इस पर एक बार फिर से आईएमएफ को विचार करना चाहिए और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे, क्योंकि आईएमएफ जो फंड देता है उसमें भारत की भी हिस्सेदारी है और आईएमएफ वही पैसा पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम आईएमएफ को जो फंडिंग करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल हो। जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकियों की मदद कर रही है वो किसी से छिपी बात नहीं है, एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। बीते दिनों पूरी दुनिया ने देखा कि किस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के मंत्रियों ने माना कि उन्होंने आतंकियों को पाल पोस कर तैयार किया, उन्हें संसाधन मुहैया कराए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और यही बात भारत आज से नहीं शुरू से कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद बीते 10 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन के पैकेज देने की मंजूरी दे दी। आईएमएफ बोर्ड ने कहा कि इस्लामाबाद ने सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान में आर्थिक सुधार जारी है।
आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान को भविष्य में $1.4 बिलियन का अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जिस वक्त आईएमएफ ने यह फंड देने का फैसला किया, उस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। युद्ध जैसे हालात थे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी और पाकिस्तान को फंड दिए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा था। भारत ने इस फंडिंग पर पुनर्विचार के लिए बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला लिया था, क्योंकि मीटिंग में या तो आप असहमत हो सकते हैं या फिर अनुपस्थित। विरोध करने का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि फैसला सबकी सहमति से होता है। भारत ने इस मीटिंग से बाहर रहने का फैसला किया और बाहर स्टेटमेंट जारी कर अपना विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान का पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए, आईएमएफ से मिली फंडिंग का उपयोग सुधार और विकास कार्यों में करने का उसका बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यानी जिस चीज के लिए पाकिस्तान पैसा मांगता है वो करता नहीं है, तो फिर करता क्या है? भारत ने चिंता जताई कि इन पैसों का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में किया जा सकता है। भारत इसके लिए पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग कर रहा है। 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया था। भारत चाहता है कि पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF वो संस्था है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है। इसके ग्रे लिस्ट में किसी देश के जाने का मतलब है कि उस देश को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है। माना जाता है कि उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए जो नियम है उनमें कमियां हैं। अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो फिर उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। अगर कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में जाता है तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से फंड मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। अक्टूबर 2022 में इसे हटा लिया गया। भारत ने इसका तब भी विरोध किया था। अब एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए जरूरी प्रयास भारत की ओर से किए जा रहे हैं। भारत ने जो कहा आंकड़े उसे साबित भी करते हैं। IMF और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने कटोरा लेकर पहुंचने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान 25 बार IMF से कर्ज ले चुका है। इन 25 लोन अरेंजमेंट्स में पाकिस्तान को लगभग $45 बिलियन की मंजूरी दी जा चुकी है। आर्थिक सुधारों के नाम पर लिए गए इन पैसों से कितना आर्थिक सुधार हुआ है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखकर समझा जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। केवल अर्जेंटीना, यूक्रेन, इजिप्ट और इक्वाडोर पर ही पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की उधारी केवल IMF के यहाँ चल रही है। IMF तो केवल एक है, एक मात्र नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के बाद तीसरे नंबर पर IMF आता है। इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक और देश भी हैं जिनसे पाकिस्तान ने कर्ज लिया है और लेता ही जा रहा है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। BBC में छपी एक रिपोर्ट में हुसैन हक्कानी, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, वो कहते हैं IMF में जाने का मतलब है इलाज के दौरान ICU में जाना। अगर कोई मरीज 24 या 25 बार ICU में जाता है तो इससे संरचनात्मक चुनौतियां और चिंताएं पैदा होती हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। एक तरफ मदद के नाम पर कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है और दूसरी तरफ आतंकियों को मुआवजा दे रहा है। आर्थिक सुधार, तरक्की और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्चने के बजाय आतंकियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और ये सब पूरी दुनिया को दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सबने आंख मूंद रखी है। आतंकियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान को और ज्यादा फंड की मंजूरी दी जा रही है और इसमें वो पैसा भी है जिसमें भारत की हिस्सेदारी है। इसलिए भारत खुलकर पाकिस्तान को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान को दिए जाने वाली किसी भी फंडिंग को टेरर फंडिंग बता रहा है। पाकिस्तान के झूठ को सामने लाने और ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद अपना पक्ष रखने के लिए भारत अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजने का विचार कर रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल सर्वदलीय होगा, यानी कि आने वाले दिनों में आप कांग्रेस सांसद शशि थरूर,
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए देख सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों से संपर्क किया है और उन्हें अलग अलग देशों में भेजे जाने वाली टीम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। इस कदम से भारत सरकार सभी दलों के सांसदों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करने के अलावा ये संदेश देने का प्रयास भी कर रही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भारतीय सशस्त्र सेनाओं से घूम घूम कर मुलाकात कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके शौर्य साहस की तारीफ कर रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी सेना और सैन्य कर्मियों को लेकर बदजुबानी का सिलसिला अभी भी जारी है। पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का घटिया बयान आया, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मंत्री जी को अदालतों से जमकर लताड़ लगी, विपक्षी दलों ने भी हल्ला काटा, लोगों ने भी आलोचना की, लेकिन पार्टी की ओर से कार्रवाई नहीं हुई, कुर्सी पर आंच ना आई और कोर्ट के आदेश के बावजूद कमजोर धाराओं में एफआईआर हुई तो दूसरे नेताओं का भी मनोबल बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ऐसा बयान दे डाला जिस पर विवाद शुरू हो गया। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर चलाया गया, वो तो सेना के सम्मान की बात कह रहे थे। आप उनका ये बयान सुनिए और खुद निर्णय ले लीजिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ। मंत्री जी के बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई, वो भी सुनिए। जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही ओर से आ रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता भी पीछे नहीं हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों का चेहरा बने 3 सैन्य अधिकारियों की जाति धर्म बताते हुए उन्हें पीडीए से जोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जवान और एयर मार्शल भाटी पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भाटी के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जो खराब होती है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, इस पर भी खूब विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने रामगोपाल यादव के बयान की निंदा की है। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सूफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती है
उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है जम्मू कश्मीर से। मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच ट्विटर पर आज जुबानी जंग शुरू हो गई। वजह है पानी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा था कि तुलबुल नेविगेशन बैराज का काम दोबारा शुरू किया जा सकता है, जो 80 के दशक में सिंधु जल समझौते का हवाला देते हुए बंद करना पड़ा था। अब सिंधु जल समझौता स्थगित है तो इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। इससे बिजली उत्पादन बेहतर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है और पानी को हथियार बनाया जा रहा है। ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। पलटवार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमा पार कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि सिंधु जल समझौता राज्य के लोगों के साथ एक विश्वासघात है। मैंने इस समझौते का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूंगा। इस समझौते ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित किया है। दोनों मुख्यमंत्रियों के इस बार पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरगांव समाचार के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी गौरव शामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी सर्वेश ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।